गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है, फिर इसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या बनता है उसको बनाएंगे। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित क्या क्या प्रश्न पॉइंट आउट हो सकते हैं उनको लिस्ट आउट करेंगे। और अंत में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो जान लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट के साधन पर निर्भर नहीं करता, वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में आप समझ लीजिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए आइए इस डेफिनेशन को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारी अणु, एक अभिकारी अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर अभिकारी अणु के एक अणु पर निर्भर करता है, अभिकारी अणुओं के एक अणु के साधन पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। चलिए ये इनकी डेफिनेशन हो गई। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर एक अभिकारी अणु के साधन पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। चलिए अब इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे डेवलप करते हैं। तो जैसा कि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक काल्पनिक अभिक्रिया को लिया था, उसी प्रकार से हम इस अभिक्रिया में भी करेंगे कि माना कोई परिवर्तन निम्न प्रकार से हो रहा है। माना कोई परिवर्तन निम्न प्रकार से हो रहा है। ए गिव्स प्रोडक्ट, मतलब ए से सीधा प्रोडक्ट बन रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तो ए का अमाउंट प्रीवियस अमाउंट यानी इनिशियल अमाउंट ए है, तब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा 0। लेकिन जैसे ही टाइम टी हो जाएगा यहां से एक्स निकलेगा और यह रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स। तो बेटे ये
सब कुछ होने के बाद आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1। अभी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ा हुआ था, उसमें हमने लिखा था a माइनस एक्स की पावर 0, क्योंकि उस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही थी, 0। और ये 0, 1 या जो भी लगाते हैं ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के आधार पे लगाते हैं। प्रयोगात्मक निष्कर्ष हमें क्या बता रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो हम वैसी पावर लगाएंगे, नहीं कर रहा है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी और हम 0 लगाएंगे, सीधी बात है। तो dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1 यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। ये समानुपाती का निशान हट गया, k आ गया। आप लिख सकते हैं k बराबर क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, k है वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करेंगे, dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे लाएंगे, dt को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, a माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे लाएंगे और dt को ऊपर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। ये dt यहां पहुंच जाएगा, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब चलिए इस ये जो इक्वेशन मिली है इसका लेंगे हमें समाकलन। लिखेंगे समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर क्या हो जाएगा? dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। इसको हल कर दें, सॉल्व कर दें अगर इसको, तो मिलेगा माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ये c क्या है? जहां लिख सकते हैं, जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक है। c बेटे हम लोग जान लें, c समाकलन स्थिरांक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को स्टडी कर रहे थे, उसमें भी c आया था, c वहां भी समाकलन स्थिरांक था। बाद में c की वैल्यू 0 हो गई थी, यहां c की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्या होगी? चलिए आइए देखते हैं। अब यहां एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग, यदि टाइम इज इक्वल टू 0 तब अमाउंट ऑफ एक्स विल बी 0। मतलब यदि समय शून्य है, टाइम इज इक्वल टू 0, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है ना। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। टाइम इज इक्वल टू 0 तो ए जो इनिशियल अमाउंट है वो तो ए रहेगा, और इसमें से एक्स क्या निकला? कुछ भी नहीं। जैसे ही टाइम रन करेगा एक्स की वैल्यू फिर बनना शुरू होगा। यदि t बराबर 0 तो एक्स का मान 0 होगा ही। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कुछ पैसे लेके मार्केट पहुंचे हैं और मार्केट में अभी आप एंटर हुए हैं, आपका कितना पैसा खर्च हुआ? 0, क्योंकि मार्केट में आपने स्पेंड किया हुआ टाइम बराबर 0। तो जो भी आप घर से इनिशियल अमाउंट लेके चले हैं वो सेव रहेगा, लेकिन जितना समय आप मार्केट में स्पेंड करेंगे और आप परचेजिंग के मूड में हैं, तो आप जितना परचेजिंग करते जाएंगे उसी के अमाउंट में आपकी पॉकेट मनी कम होती चली जाएगी।
डिपेंड करता है टाइम कितना स्पेंड किया है, कितना परचेजिंग किया है आपने मार्केट के अंदर, ये आप समझ लें। यदि t इज इक्वल टू 0 तब x बराबर 0 लिखेंगे। समीकरण 1 में t व x का मान रखने पर समीकरण 1 में t और x का मान, t का मान और x का मान, ये t का मान यहां रख देंगे। t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0, ये यहां पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 इसको यहां पुट कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, तब देखते हैं। माइनस लॉग ई ए माइनस 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी। ये हमने देखा x की जगह पे 0 रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया, t की जगह पर 0 रखना है, t की जगह पे 0 रख दिया, और ये बराबर क्या हो गया बेटा, c हो गया। ठीक है, अब इसको ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए बराबर के का इसमें 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा c। हम लोग कह सकते हैं c बराबर माइनस लॉग ई ए। ये c की वैल्यू आ गई, लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखना। समीकरण 1 कहां है, ये है, और इसमें यहां जो c दिख रहा है इसकी जगह पे c की वैल्यू रख दे। c की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ई ए है, तो तब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ई ए। अब इस माइनस लॉग ई ए को ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे तो ये जो माइनस लॉग ई ए है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव वैल्यू को पीछे कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू को आगे कर दिया। अब इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के टी बराबर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। ये वैल्यू निगेटिव है, लॉग में सॉल्व करेंगे, निगेटिव वैल्यू नीचे अपॉन में जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर रहेगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं के टी बराबर लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो log ई ए माइनस एक्स है वो अपॉन में है, log ए ऊपर है। इस log को फिर से अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी log ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो log ई है ये log ई रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि log की जो टेबल है जो भी मान है log के वो 10 को आधार मान करके दिए गए हैं। तो इस log e को log 10 में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इस log e को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी, और यहां हो जाएगा log 10 a अपॉन a माइनस एक्स।
ये बेटे वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये व्यंजक हो गया, k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहां हम बता सकते हैं k क्या है, वेग स्थिरांक है, a क्या है, इनिशियल अमाउंट है, प्रारंभिक मात्रा, और t क्या है, परिवर्तन में लगा हुआ समय, a माइनस एक्स क्या है, शेष बची मात्रा यानी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटे इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ साथ कुछ और बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, या एक बार इसको और देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर एक अभिकारी अणु के सांद्रण पर, एक अभिकारी अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। माना कोई परिवर्तन निम्न प्रकार से हो रहा है, ए गिव्स प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 0, टी बराबर 0, तब ए का अमाउंट दिया गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, टाइम टी हो गया, तब क्या हो जाएगा, यहां एक्स निकल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स हो जाएगा। बेटे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर लगाते हैं प्रयोगात्मक निष्कर्षों के आधार पर। प्रयोगात्मक निष्कर्ष आप देखेंगे, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक अणु के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, लगा देंगे dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। चलिए अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे ले जाएंगे, a माइनस एक्स नीचे आ गया, dt ऊपर आ गया, समाकलन लेंगे, हल कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, a माइनस एक्स नीचे माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी हो जाएगा। यहां c बताएंगे, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 तब x बराबर 0। समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 है इसमें t का मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए, t व x का मान रखने पर ये इक्वेशन बन जाएगी c बराबर माइनस लॉग ई ए। समीकरण 1, जो समीकरण 1 है, c का मान रख दें, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी, और c की जगह पे माइनस लॉग ई ए रख दें। इस निगेटिव लॉग ई ए को ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने आज आगे लिखा है, निगेटिव वैल्यू को पीछे लिखा है। अब इसको के टी को इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, ठीक है, ये बराबर के टी की या के टी बराबर इसके कर दें, एक ही बात है। तो बेटे लॉग ई जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर रहेगी और जो नेगेटिव में है वो नीचे रहेगी। अब k बराबर हो जाएगा, t को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे लाए, 1 अपॉन टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। k बराबर 2.303 अपॉन टी। ये कहां से आया 2.303? ये समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है, ये 2.303 अचानक से कैसे आ गया? अचानक से नहीं, ये इसको हमने ई को खोया है, ई को खोया है, इसलिए 2.303 को पाया है। ई को खो देते हैं, ई की जगह 10 लाते हैं, तो यहां पर 1 की जगह 2.303 हो जाता है। ठीक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के संबंध में कुछ और प्रमुख बातें जानने का प्रयास। चलिए आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं उसकी जानते हैं, और ये इन पर छोटे छोटे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये पहली विशेषता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। यह वेग का समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। ठीक है, वेग स्थिरांक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां हम बता सकते हैं k बराबर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, t बराबर समय यानी टाइम, और a प्रारंभिक मात्रा, इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट,
इनिशियल अमाउंट ए माइनस एक्स जो है शेष मात्रा रिमेनिंग अमाउंट इनिशियल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट। हम लोग इनको जान लें कि इसमें इस इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। टाइम सेकंड मिनट में हो सकता है, वो यहां रखेंगे। ये प्रारंभिक मात्रा हो सकती है रिएक्टेंट की, ए माइनस एक्स शेष बची मात्रा, शेष मात्रा रिमेनिंग अमाउंट। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के संबंध में। चलिए दूसरी बात, इस अभिक्रिया के लिए मात्रक, वेग का मात्रक मूल पर लीटर पर सेकंड। वेग का जो मात्रक होता है मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो वेग का मात्रक तो होता है मोल प्रति लीटर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का मात्रक जो है सेकंड इनवर्स होता है। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात हम लोग समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स हुआ टाइम, log a माइनस एक्स हुआ टाइम के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब log a माइनस एक्स और टाइम के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। चलिए, चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि रिएक्टेंट का सांद्रण n गुना कर देने पर रेट ऑफ रिएक्शन n गुना बढ़ जाती है। इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट का सांद्रण n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर n गुना, अभिक्रिया की दर n गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर n गुना बढ़ जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल t हाफ प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। इसका अर्थ यह होता है कि यदि, इसका अर्थ यह होता है कि इसका अर्थ यह होता है कि अर्ध आयुकाल रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, वो फिक्स होता है। अर्ध आयुकाल प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 0 के।
मतलब ए का अमाउंट कुछ भी हो, रेट ऑफ वो रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो फिक्स रहता है, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। अर्ध आयुकाल ए के समानुपाती होता है और यहां अर्ध आयुकाल ए की पावर 0 के समानुपाती है, और 0 का मतलब आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ विशेष बातें हमने बताई। इक्वेशन ये होती है k बराबर 2.303/t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जहां k वेलोसिटी कांस्टेंट है, t समय है यानी टाइम, a प्रारंभिक मात्रा इनिशियल अमाउंट है, और a माइनस एक्स शेष मात्रा यानी रिमेनिंग अमाउंट है, बची हुई मात्रा। ये सब विक्रिया के लिए जो मात्रक होते हैं, वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग का मात्रक तो यही होता है, लेकिन वेग स्थिरांक का मात्रक बदल जाता है। यहां सेकंड इनवर्स है, टाइम इनवर्स। इस अभिक्रिया के लिए लॉग a माइनस एक्स और टाइम के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट का सांद्रण यदि स्मॉल n गुना बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्मॉल n गुना बढ़ जाती है। यह खास बात है इस रिएक्शन के बारे में। जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने कहा था कि रिएक्टेंट का सांद्रण n गुना बढ़ा देने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वहां रिएक्टेंट के सांद्रण पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता ही नहीं है। यहां करता है, सांद्रण यदि n गुना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी n गुना बढ़ जाएगा। चलिए, इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और अमाउंट में क्या रिश्ता होता है? t हाफ, रिएक्शन का अर्ध आयुकाल a की पावर 0 होता है। चलिए, इसको हम लोग, इसके बाद हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाओं में प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के संबंध में कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं अभिक्रियाओं के, जिनमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया फॉलो होती है। कई सारी अभिक्रियाएं अभी हमने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये इनमें से अधिक सभी रिएक्शन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को फॉलो करते हैं। ये बेटे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट। ये डिके हो रहा है, dx अपॉन dt, रेट इक्वेशन इसकी लिखेंगे कि NH4NO3 और अमोनियम नाइट्रेट की पावर 1। और ये पावर 1 रिएक्शन को देख के नहीं लगाना है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेसिस पे लगाना है। रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt बराबर k, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। चलिए, ये अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट। इसके लिए हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k NH4NO और पावर 1 लगाएंगे। ये 1 क्यों लगाया? प्रयोगात्मक निष्कर्ष के आधार पर। प्रयोगात्मक निष्कर्ष कहते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग जो है अमोनियम नाइट्राइट के एक अणु पर निर्भर करता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन सुक्रोज मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है और वाटर मॉलिक्यूल पर नहीं। इस पर डिपेंड करता है, इस पर नहीं। तो dx अपॉन dt बराबर के C12 H22 O11 और H2O की पावर 0 और इसके ऊपर 1 लगाएंगे, m प्लस n बराबर 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ये एक और रिएक्शन है, ये एथिल एस्टेट है, एक एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ये एस्टिक एसिड बन रहा है, एथिल अल्कोहल बन रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k CH3 COO C2H5 और H2O।
पावर क्या लगेंगे, ये प्रयोगात्मक निष्कर्ष बताते हैं कि रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड करेगा और इस पे नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेस में होता है। एक यहां लगा देंगे, 0 यहां लगेगा, ऑर्डर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इधर देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड dx अपॉन dt इज इक्वल टू k H2O2 की पावर 1 लगाएंगे। भले ही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पावर लगाएंगे 1। और पावर कैसे लगाएंगे मैं बता चुका हूं, रिएक्शन को देख करके नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं उसके आधार पे हमें पावर इस्तेमाल करनी है। आपको यहां 2 दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं, 1 इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पावर 1 लगी है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नाउ लास्ट इज रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और एक सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमने नहीं बताई आपको, वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, नेवर। उसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमने बात बताई थी आपको, और मोटे अक्षरों में एक बात लिखी थी सदैव, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन सदैव कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है हमेशा, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती और उसके पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, और अनंत समय कभी आता नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन बता दी मैंने, वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे डेवलप करते हैं ये बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये पॉइंट आउट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी हैं आपके सिलेबस में और कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं ये सारा क्लियर कर दिया। इनको तैयार करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।